हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, आधुनिक युग में सुरक्षा। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी क्या होती है, किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से जो मतलब फ्रीडम मिलती है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। और उसमें सिक्योरिटी के दो नोशंस को हमने डिस्कस किया था, एक तो है ट्रेडिशनल नोशन और दूसरी है नॉन ट्रेडिशनल। और हमने लास्ट वाले लेक्चर में ही ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल नोशन हमने देखी थी। मतलब ट्रेडिशनल मतलब पुरानी, जो मतलब परंपरा से हमें सबसे बड़ा खतरा किसका है ना, पारंपरिक खतरा। पारंपरिक खतरा हमें मिलिट्री का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। किसी भी देश को जो ट्रेडिशनल नोशन के आधार पर जो सबसे बड़ा डेंजर होता है, दैट इज मिलिट्री थ्रेट। कोई दूसरे देश की मिलिट्री हम पे अटैक ना कर दे, वो सबसे बड़ा खतरा होता है। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सटर्नल थ्रेट को हमने डिस्कस किया था। आज हम ट्रेडिशनल नोशन में हम देखेंगे इंटरनल थ्रेट को, कि किसी भी देश को इंटरनली पारंपरिक रूप से क्या समस्याएं आती हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल नोशन से इंटरनल। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश की सिक्योरिटी दो तरह की, कोई भी देश दो तरह से ज़्यादा चिंतित रहता है। एक तो अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर और दूसरा अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। एक्सटर्नल मतलब बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अब बॉर्डर पे किससे सिक्योरिटी चाहिए? सिंपल सी बात है, अपने पड़ोसी देशों से, खासकर जो ज़्यादा आपसे ताकतवर बनते जा रहे हैं उनसे चाहिए। अब इंटरनल का मतलब क्या? देश के भीतर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं या आपस में लड़ जाते हैं ना, तो वो है हमारा किसमें, इंटरनल में आ जाएगा। घरेलू मामले है ना, कई बार घरेलू मामले ज़्यादा डेंजरस होते हैं बाहरी मामलों के। आप देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारी इंडिया की पड़ोसी देशों से 3-4 बार लड़ाई हुई है मेनली, है ना। जैसे 1947-48 में अपनी किसके साथ हुई थी? पाकिस्तान के साथ। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ, और फिर 1999 में पाकिस्तान साथ। इसके अलावा छोटी मोटी चलती रहती हैं। और दूसरी हमारी लड़ाई हुई किसके साथ? चाइना के साथ 1962 में। तो ये गिनी चुनी लड़ाई है अपनी। मगर आप देखो यार, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते रहते हैं, और लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में कुछ घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो कैसी भी घटना हो। कहीं पर मतलब जैसे कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला था। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भैया हम तो कश्मीर को अलग कर देंगे। इधर नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ, यहाँ पर नागालैंड को अलग करने की बात की जाती है, ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात की जाती है। कई बार साउथ में डिमांड होती है कि भैया द्रविड़स्तान बना देंगे, साउथ कंट्री बना देंगे अलग से, है ना। इधर वाले रीजन में जैसे कुछ खालिस्तानी एलिमेंट हैं, वो कहते हैं कि पंजाब वाला जो रीजन है इसमें इंडिया का और पाकिस्तान का, यहाँ पर एक अलग से देश बना देंगे, खालिस्तान बना देंगे। ऑल्दो यहाँ के ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, मगर कुछ सर्टेन एलिमेंट है, कुछ ही लोग हैं जो मतलब ऐसे देश को तोड़ने की बात करते रहते हैं। इसके अलावा कई बार अलग अलग ट्राइब जो होते हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं, वो आपस में लड़ जाते हैं। कई बार अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, वो आपस में लड़ जाते हैं। तो ऐसे करके जो है, ये तो भाई साहब 24/7/365 जब तक है जान तब तक ये चलता ही रहता है ना। तो ये इंटरनल झगड़े ना, ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं यार किसी भी देश के लिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाहर के देश बड़े स्वाद लेते हैं भाई साहब दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करके। जैसे कोई बाहर का चाइना है, चाइना एक ऐसा देश है जो चाहता है कि इंडिया में इनस्टेबिलिटी बनी रहे। पाकिस्तान ये चाहता है इंडिया में इनस्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये बाहर की ताकतें सपोर्ट करती हैं हमारे देश के ऐसे लोगों को जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो तब सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव हो जाती है और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो चीज़ों को ऐसे समझना है आपको, राइट। तो इंटरनल में आप समझ होंगे, आंतरिक मतलब हम डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे हैं जो पारंपरिक रूप से हैं। ऐसा नहीं है कि ये आजकल में ही अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिले, बहुत पुराने समय से ये चलती आ रही हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर की। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद इंटरनल सिक्योरिटी। जब भी हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बात करते हैं तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो चलो है ही भाई, सबसे बड़ा थ्रेट हमारा है, मगर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में भी हम और किसको लेकर चलते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चलते हैं, क्योंकि देश के अंदर की सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा जरूरी होती है। देश के अंदर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना बॉर्डर पर बाहर की मतलब सिक्योरिटी पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन इंटरनल पीस एंड ऑर्डर। इंटरनल सिक्योरिटी में हम फोकस करते हैं कि देश के अंदर का मामला कैसा रहा, एकदम शांत रहे, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना आए, यहाँ पर कोई देश से अलग होने की बात ना करे, और एकदम सारी चीज़ें बिल्कुल मेंटेन रहें, कोई दिक्कत ना आए। इस सोसाइटी और ए नेशन कैन नॉट बी सिक्योर इफ देयर इज ए वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस विद इन इट्स बॉर्डर। तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी देश जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, जब तक उसके बॉर्डर के भीतर
वायलेंस अगर है, अगर वहाँ पे कोई समस्या है वायलेंस की, तो वो शांति से नहीं बैठ सकता। आप ऐसे समझो यार, आपके पड़ोसी से ज़्यादा आपके घर में शांति रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। घर में ही जब अशांति रहती है तो पड़ोसी भी स्वाद लेते हैं, राइट। तो घर के भीतर के मामले एकदम साइलेंट रहने चाहिए, ज़्यादा वायलेंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो घर टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप देखो, घर में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हुई, बाहर वालों ने इसमें हवा दी, तो घर बड़ी जल्दी टूट जाता है, बिखर जाता है ना। तो घर की चीज़ें घर में रहनी चाहिए और ज़्यादा फैलनी नहीं चाहिए। जगह जगह पर आपको देखने को मिलता है, कहीं पर मतलब सिविल वॉर हो जाता है। कई सिविल वॉर का मतलब है उस देश के लोग ही आपस में मतलब भिड़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है उस देश के लोग ही उसकी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा या 12th में भी आपने देखा श्रीलंका के केस में, श्रीलंका में जो तमिल्स हैं और सिन्हेला लोग हैं आपस में भिड़ जाते हैं, है ना। कहीं पर मिलिट्री कू हो जाता है। मिलिट्री कू का मतलब है वहीं की सरकार के खिलाफ, वहाँ की जो आर्मी होती है वो सरकार के खिलाफ हो जाती है, सरकार को हटा देती है ना। जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा, अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। उधर आप देखो म्यांमार में, देखो आप म्यांमार में भी क्या किया, वहीं की जो मतलब मिलिट्री थी उसने वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। तो ये सब देश के अंदर का मामला है, बाहर का नहीं है। कहीं पर मतलब रिलीजियस मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मतलब दो धर्म के लोग आपस में बढ़ जाते हैं, तो भाई ये सारे आंतरिक मामले हैं, इनको हमें रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ट्रेडिशनल नोशंस में आपको देखने को मिलेगा जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े खतरे हैं, वो ये सारे खतरे एक साथ यहाँ पे लिख दिए। पहला है सिविल वॉर। सिविल वॉर मैंने अभी बताया, जब देश के अंदर ही दो ग्रुप आपस में बढ़ जाते हैं, चाहे दो ग्रुप हो या सरकार या वहाँ के लोग आपस में बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। सिविल वॉर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अच्छे अच्छे देशों को इसने बर्बाद कर दिया है। जब गृह कलेश, सिविल वॉर मतलब समझो गृह कलेश है, जब आपस में घर में कलेश हो जाता है तो परिवार बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, जब देश के अंदर दो ग्रुप या सरकार या कुछ ग्रुप आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं तो बर्बादी निश्चित है। इंटरनल रेशियल कन्फ्लिक्ट, रेस के आधार पर अलग अलग मतलब एथनिसिटी के अलग अलग रेस के अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो आपस में बढ़ जाते हैं, अपने आप को सुपीरियर बताते हैं, दूसरे को इन्फीरियर बताते हैं, तो ऐसे भी लड़ाई हो जाती है। रिसेंटली मणिपुर में ऐसा आपने देखने को मिला, मणिपुर में दो ट्राइब आपस में भिड़ गई है ना। मिलिटेंट ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप भी मतलब आप समझो, मिलिटेंट का मतलब क्या होता है, जब देश के लोग ही देश की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं मिलिटेंट। जैसे आपने कश्मीर में सुना होगा, कश्मीर में कई लोगों ने, वहाँ के युवकों ने मतलब किसी के मतलब बहकावे में आके हथियार उठा लिए और सरकारी जवानों पे ही वो मतलब अटैक करने लग जाते हैं। प्लस नक्सलाइट जो रीजन है भारत के ना, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा है ना, और झारखंड, बिहार, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर नक्सलाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो यहाँ पर लोकल लोग वही सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को बोलेंगे मिलिटेंट ग्रुप्स, है ना। और यहाँ पे मिलिट्री ग्रुप्स की बात की जा रही है, तो मिलिट्री ग्रुप्स में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी देश में वहाँ की मिलिट्री होती है वो सरकार के खिलाफ हो जाती है और सरकार को हटा देती है। जैसे मैंने अभी करंट में एग्जांपल बताया था, अभी भी सर्च कर लेना आप, म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है। म्यांमार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही हटा दिया था 2020 में, आपको कोरोना आया था जब, आपको शायद याद होगा। आप देखो अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे आए दिन किसी ना किसी देश में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे वहाँ की जो मिलिट्री होती है सरकार को हटा देती है। अफ्रीका में साहेल रीजन है, वहाँ पे कई सारे कंट्री आते हैं, तो वहाँ पे ये आए दिन होता रहता है। सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म का मतलब अलग होने की बात करना अपने ही देश में। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में दिया था, कई सारे मतलब एरिया है जहाँ पे सेपरेट होने की बात करते हैं। जैसे खालिस्तान, ये एक मूवमेंट चल रहा है कि भैया सेपरेट कर दो। कई बार तो यहाँ पे डिमांड हो जाती है साउथ इंडिया में कि भाई हमें भी अलग कर दो। कई बार नॉर्थ ईस्ट में डिमांड हो जाती है कि भाई हमें भी अलग करो, तो कश्मीर में अलग डिमांड चलती रहती है, हमें अलग करो। तो यार ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? बड़ी मुश्किल से तो हमने अपने देश को एक किया है, बड़ी मुश्किल से हमें अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई है, अब तो हम फलने फूलने लगे। तो यार ऐसी चीज़ें हमें प्रमोट नहीं करनी चाहिए, यही एक एजुकेशन का रियल मीनिंग है। तो यहाँ पे सेपरेटिज्म की डिमांड होती है, ये भी एक थ्रेट है इंटरनल, है ना। रीजनलिज्म, कई बार क्षेत्रवाद बहुत होता है ना। कई बार आपने सुना होगा नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ के ऐसे लोग हैं, साउथ के ऐसे लोग हैं, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ईस्ट के लोग ऐसे हैं, वेस्ट के, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। सब भारतीय हैं, सब इंडियन हैं। तो कई बार रीजनलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग बाग, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कई बार जैसे आपने साउथ में सुना होगा, नॉर्थ इंडिया से लोग जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे कमेंट कर देते हैं कि नॉर्थ के लोग ज़्यादा कम एजुकेटेड हैं और यहाँ पर मतलब टॉयलेट साफ करते हैं या तुच्छ काम करते हैं। तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ है ना। अब सिंपल सी बात है, सब लोग काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए, मगर हमें ऐसे नहीं फैलाना चाहिए। इससे मतलब मामला क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, देश के टूटने की संभावना बढ़ जाती है, यूनिटी डैमेज होती है, देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। रिबेल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कई बार मतलब मैंने बताया था ना, कुछ लोग जैसे अभी मिलिटेंट की बात करी थी यहाँ पे मिलिट्री की जगह पे, तो जो कुछ ग्रुप होते हैं जो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, विद्रोह करने लग जाते हैं, ये भी एक अपने आप में डेंजरस सिचुएशन है। ये सब के सब आ जाएंगे
इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। यहाँ पे देखा आप एग्जांपल देख सकते हो, है ना, कि श्रीलंकन फोर्सेस एंडेड एलटीटीई वॉर। एलटीटीई वॉर चला था श्रीलंका में, बहुत लंबे समय तक लड़ाई चली थी और फाइनली जाके 2009 के समथिंग जाके ये वॉर खत्म हुआ था, है ना। तो यहाँ पे सिविल वॉर लंबे समय तक चला था। यहाँ पे एक एलटीटीई का एक लीडर था प्रभाकरन, जब उसकी डेथ हुई थी तब जाके यहाँ पे खत्म हुआ। नहीं तो जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ था तब से ही श्रीलंका में 1948 से लेकर 2009 तक ये सिविल वॉर चलता रहा। कितने लंबे समय तक चला, कितने सारे सेना के जवान, कितने सारे नॉर्मल मिलिटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा ख़त्म हो जाते हैं। 3 सीआरपीएफ पर्सनल किल्ड इन माओइस्ट अटैक इन बस्तर वाला रीजन जो है इंडिया में, यहाँ पे 3 माओइस्ट अटैक में हमारे सैनिक बढ़ जाते हैं। तो ये सब क्या इंटरनल थ्रेट है भाई, माओवादी जो है सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, है ना। 3 years on फ्रॉम म्यांमार मिलिट्री कू का मतलब है, ये म्यांमार के बारे में अभी आपको बता रहा था। म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया, उसको 3 साल हो गए लगभग, 2021 में मिलिट्री कू हुआ था। तो यहाँ पर भी आप देखो सरकार जो है मिलिट्री चला रही है यहाँ पे, राइट। ये देखो आप मैरीकॉम अपील्स, मैरीकॉम कहाँ की है, मणिपुर की है, मैरीकॉम है, सब जानते होंगे। तो ये कह रहे हैं कि भैया मणिपुर जल रहा है, मेरे स्टेट को बचाओ, काइंडली हेल्प। तो मणिपुर में भी कुछ ट्राइब्स आपस में भिड़ जाती हैं। तो ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है ना। Some European powers continue to worry about violence in their colonies from colonized people who wanted independence। आप देखो एक ज़माने में, जैसे इसको इंडिया से लिंक करते हैं ना, इंडिया में आपको पता है इंग्लैंड का रूल चलता था, इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। तो इंडिया में कई बार आवाज़ें उठती थी इंटरनली कि भैया हमें आज़ादी चाहिए। तो इंग्लैंड इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान रहता था। क्या रहता था? परेशान रहता था। तो ये भी ऐसी चीज़ें हुई और इंडिया फाइनली आज़ादी हुआ, आपको पता ही होगा। देखो वो जब तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, मगर अब देश बन गया तो देश के अंदर अब कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए भाई साहब, राइट। हाँ, अगर आवाज़ उठ रही है तो उसको फिर जेन्युइन तरीके से वो आवाज़ उठानी चाहिए हमें ना। आफ्टर कॉलोनीज बिकेम फ्री, जब कॉलोनीज फ्री बन गई, जैसे इंडिया फ्री हो गया, देयर सिक्योरिटी कंसर्न वर सिमिलर टू डेट ऑफ यूरोपियन पावर्स। इनके सिक्योरिटी कंसर्न बिल्कुल यूरोपियन पावर्स की तरह ही थे। जब देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1945 में ख़त्म हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको देखने को मिलेगा दुनिया में 2 पावरफुल कंट्रीज निकल के आते हैं, एक तो है यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। तो जैसे ही मतलब कॉलोनीज फ्री होने लगी तो उनके सामने फिर समस्याएं आ गई कि यार हम यूएसए की तरफ जाएं कि यूएसएसआर की तरफ जाएं, हैं। बड़ी मुश्किल से तो आज़ाद हुए, फिर इनके चंगुल में आ जाएंगे। और इसी को कोल्ड वार बोला गया। कोल्ड वार कब तक चलता रहा? 1991 तक कोल्ड वार चलता रहा। यूएसए के अलग गैंग, यूएसएसआर के अलग गैंग, है ना। और अंदर अलग समस्याएं चल रही थी, है ना। जैसे आपने इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट वाले चैप्टर में चैलेंजेज बिफोर द नेशन बिल्डिंग, मतलब या चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारे देश में मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो कितने सारे चैलेंजेस थे। तो चैलेंज थे आज़ादी के बाद भी, या मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कई सारे देश जो आज़ाद हुए थे उनको इंटरनल चैलेंजेज भी फेस करने पड़ रहे थे, एक्सटर्नल चैलेंजेज भी फेस करने पड़ रहे थे। These countries also faced threat from within, like separatist movement which wanted to form independent countries, example खालिस्तान मूवमेंट इन इंडिया इन 1980s। तो ये जो देश आज़ाद हुए थे इनको अंदर से भी चैलेंज फेस करने पड़ रहे थे। जैसे भारत का एग्जांपल दे रखा है, भारत में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला था खालिस्तान वाला, जो कह रहे थे कि भैया हमें अलग कर दो, है ना। पाकिस्तान के जो पंजाब वाला रीजन है, इंडिया का पंजाब वाला रीजन है, यहाँ पर इनको अलग से कंट्री बनाना है। हालांकि कोई सपोर्ट नहीं करता इनको, कुछ ही एलिमेंट है, मगर ये भी अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। फाइनली यहाँ पे एक कंक्लूजन दे रखा है कि भैया जो इंटरनल वॉर्स हैं, दुनिया भर में जितने भी आर्म कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, दुनिया भर में जितनी भी मतलब हथियारों को लेकर लड़ाई चल रही है, हथियारों से लड़ाई जो हो रही है, उसमें 95% तो भाई इंटरनल वॉर है, एक्सटर्नल तो है ही नहीं, इतने नहीं है एक्सटर्नल। मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि दो देशों के बीच में लड़ाई तो बहुत कम होती है, मगर इंटरनली तो हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए, कभी भी देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। थोड़ी इतनी तो देशभक्ति होनी चाहिए, अगर आप जिस देश में रह रहे हो उसके प्रति अपना मतलब थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बंटने में कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान आपको पता है 1947 में बट गया था, उसके बाद वो नहीं मतलब होल्ड करके रख पाया। अगेन 1971 में पाकिस्तान टूट जाता है। फिर अभी भी पाकिस्तान में टूटने की बात चल रही है, बलूचिस्तान अलग होने की डिमांड कर रहा है। इसलिए बेटर ये है कि अपने जो भी है जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, बजाय हमें अलग होने के अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप पे फोकस करना चाहिए। फिर कह रहे हैं 1946 से 1991 के बीच में सिविल वॉर्स की संख्या देखें तो 12 गुना 12 फोल्ड राइज देखने को मिलेगा सिविल वॉर्स में। आज देखो आप दुनिया भर में किसी भी देश में देख लो, यमन में सिविल वॉर चल रहा था,
है ना। और आपका सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, मतलब चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज में कई में सिविल वॉर चल रहा है। श्रीलंका में सिविल वॉर चला बहुत सालों तो कई देश है जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर्स की संख्या 12 गुना बढ़ गई है, जहाँ पे सिविल वॉर में होता है कि सरकार के खिलाफ ही वहाँ के लोग मतलब उसके खिलाफ हो जाते हैं, कुछ विद्रोही ग्रुप बन जाते हैं, सरकार से अलग होने की बात करते हैं। तो ये सिविल वॉर और ये इतनी सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, मगर क्या करें, हो रहे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 95% तो जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं उसमें इंटरनल वॉर देखने को मिलेंगे, प्लस सिविल वॉर्स की संख्या में 12 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, क्लास 12th का स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लक्की एजुकेशन पर प्रोवाइडेड है। लक्की एजुकेशन को आप ज्वाइन करें, पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। प्लस वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम पर चैनल है लक्की एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट की लिस्ट बना रखी है, क्लास 12th की प्लेलिस्ट की, और आप देख सकते हो हिस्ट्री की ये अलग से है, पॉलिटिकल साइंस की 2 प्लेलिस्टें हैं, ज्योग्राफी की 2 प्लेलिस्टें एक एक बुक के हिसाब से, और 1 शॉट वीडियो की भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो इनको खोल के ओपन करें और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर कंप्लीट करें जैसे ही आपकी श्रद्धा हो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।